नमस्कार दोस्तों। आज एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। पहले वाले लेक्चर में हमने रीजंस की बात करी थी कि इंडियन लोगों के मन में इंडिपेंडेंस की जो थॉट थी वो कहाँ से आई। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन और एफर्ट्स के बारे में इंडियंस के, कि उन्होंने क्या एफर्ट्स किए थे हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। लेकिन लास्ट वाले लेक्चर में जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आज उसमें से हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें से क्वेश्चन अराइज होता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ था, उस टाइम पे हमारे कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बने थे। तो इसका आंसर है उस टाइम पे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंट्रोडक्शन टू द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके की पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये सब लोगों को मेनली पता ही होगा, लेकिन हमारे इस एफर्ट्स की जो शुरुआत हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 1922 में, जब गांधी जी ने पहली बार स्वराज का नाम लिया था। गांधी जी ने उस टाइम पे ये इंडिकेट भी किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियंस के द्वारा ही ड्राफ्ट होना चाहिए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस के लिए है तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटिश है वो इसे ड्राफ्ट करे। उसके बाद जो एफर्ट किया था वो था 1928 में, जब नेहरू कमेटी ने फर्स्ट टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट किया था। इसके बाद 1929 में लाहौर सेशन में कांग्रेस ने अपना ये गोल अडॉप्ट किया था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के प्रेसिडेंट जो थे वो पंडित नेहरू थे। तो उनकी प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस ने अपना ये गोल अडॉप्ट किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। 1934 में हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी। इससे पहले 1929 लाहौर सेशन तक हम केवल कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, लेकिन 1934 में हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया। 1935 में कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑफिशियली डिमांड करी। 1940 अगस्त ऑफर में ब्रिटिश ने पहली बार हमारी डिमांड को एक्सेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। अब मैं देखिए आपको आगे एक ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा कि क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 में ही इंडियंस की डिमांड को एक्सेप्ट किया। 1942 में जब क्रिप्स इंडिया आए मार्च 1942 में, तब उन्होंने ये इंडिया को आश्वासन दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियंस के लिए बनाएंगे, लेकिन जब वॉर खत्म हो जाएगी। अब देखिए रीजन यही है। देखिए 1939 से लेके 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चल रही, तो 1935 से लेके 1940 तक ब्रिटिश ने कोई डिमांड नहीं मानी थी, कोई उस पर उन्होंने सुनवाई नहीं करी थी। लेकिन जैसे ही वॉर शुरू हो गई, तब 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से इंडिया की बात को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों करा? ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द वॉर टू नेगोशिएट विद इंडियन लीडर्स एंड सिक्योर सपोर्ट फॉर ब्रिटिश वॉर एफर्ट। ब्रिटिश को इंडियंस की मदद चाहिए थी वॉर में। वो कह रहे थे कि आप अपने इंडियन लोगों को हमारे साथ आर्मी में ज्वाइन कराइए ताकि हम वर्ल्ड वॉर 2 लड़ सकें और जीत सकें। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगी, हम जीत जाएंगे, तो हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनाने के लिए बात करेंगे और जो भी आपकी बातें हैं हम उन्हें सबको मानेंगे। ट्रिप्स का भारत आने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि टू गेन इंडियन कोऑपरेशन इन द वॉर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। तभी उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाएंगे और प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में सेल्फ गवर्नेंस बनाएंगे। लेकिन क्रिप्स मिशन फेल्ड टू सेटिस्फैक्टरी एग्रीमेंट। इंडियंस को क्रिप्स मिशन के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए थे वो पसंद नहीं आए और इंडियंस ने डिससेटिस्फाइड होके तुरंत क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 8 को 1942 में लॉन्च किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। इस मूवमेंट को अगस्त रेवोल्यूशन भी कहा जाता है और ये उस टाइम पे पूरी कंट्री में वाइड स्प्रेड हो गया था अगेंस्ट क्रिप्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग
जुलाई 1946 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस कंडक्ट हुए। इन इलेक्शंस में सीट्स एलोकेट हुई ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। रेशियो क्या था? रेशियो बीइंग 1 मेंबर रिप्रेजेंटिंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन, यानी एक मेंबर रिप्रेजेंट करेगा 1 मिलियन को। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख में से केवल एक मेंबर चुना जाएगा। मुस्लिम्स 6 एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई थी। फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 389 मेंबर्स थे, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीट जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स और अदर जो पार्टीज थी उन्होंने 9 सीट्स जीती। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शनिंग की। जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई तो इसका क्या रोल रहा 15 अगस्त 1947 तक, जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। चलिए बात करते हैं। देखिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। इस टाइम पे मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द सेशन एंड डिमांडेड अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर मुस्लिम, यानी मुस्लिम लीग ने इस सेशन को अटेंड करने से मना कर दिया और मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस समय प्रोटेम प्रेसिडेंट यानी कि टेम्पररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया, जो कि 11 दिसंबर 1946 को हमारे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए। BN राव जी को एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर चुना गया। अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, जो कि पास हो गया 22 जनवरी 1947 में। अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारे प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद 26 जुलाई 1947 को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान के लिए बनाई गई। उसके बाद 14 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की पहली बार कंडक्ट हुई एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे कब बनाया जाता है। आप सबको पता है कि 15 अगस्त को तो इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है, लेकिन पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, यानी कि इंडिया के एक दिन पहले पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। जब पार्टीशन हो गया तो उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्ट्रेंथ रह गई वो 299 रह गई। पहले थी 389 और अब हो गई 299। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला अकॉर्डिंग टू द माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान को इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी कहा जाता है। माउंटबेटन प्लान was the final step in ending nearly 200 years of British colonial rule in India। ब्रिटिश का इंडिया पे 200 साल तक राज रहा है, जो कि फाइनली 15 अगस्त 1947 में जाके हमारा इंडिया ब्रिटिश रूल से फ्री हुआ। 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 20 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था वो फाइनली असेंबली में पास हो गया विद द सिग्नेचर ऑफ 284 मेंबर्स and was signed by the President of Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad. Provisions like citizenship, election, provisional parliament, etc. were implemented with the effect of the same date. यानी कि ये 26 नवंबर से ही इम्प्लीमेंट हो गए। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन टोटल। अब एक क्वेश्चन आता है कि 26 जनवरी को ही हमारा रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 31 दिसंबर 1929 को अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ नेहरू जी जब लाहौर सेशन हुआ था तो उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जो कि इंडियंस ने इस चीज को फॉलो करके 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का नारा लगाया था। तो इसी की याद में 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे चुना। डॉक्टर अंबेडकर जी इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।